स्वागत है आपका ज्ञान सेतु क्लासेस में। मैं आपका सौरभ सिंह। आज स्टार्ट करना है मुझे ये सारे टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग आज चैप्टर में, पाइथन के चैप्टर में ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं पार्ट 1 में। आज जो हम लोग करेंगे वो पाइथन कीवर्ड्स होगा, फिर आइडेंटिफायर्स होगा, फिर कमेंट्स होगा, फिर डेटा टाइप्स होगा, फिर क्रिएटर्स होगा, ऑपरेटर्स होगा, फिर एक्सप्रेशंस होंगे, और उसका स्टेटमेंट्स एंड इनपुट एंड आउटपुट, टाइप ऑफ कन्वर्जन एंड डिबगिंग। कोशिश मैं करूंगा कि ये सारा आज कवर हो जाए, बट ये यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 टॉपिक तो मैं आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले ही देख लेते हैं इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन मोड्स। एक्चुअली पाइथन में क्या है ना, 2 मोड्स में इसको डिवाइड किया गया है वर्किंग विथ पाइथन में। अगर हम लोग बात करें कि पाइथन में जब वर्क करेंगे तो हम लोग को कौन कौन से मोड्स मिलने वाले हैं और कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे वो देखते हैं। वर्किंग विथ पाइथन, टू राइट एंड रन ए पाइथन प्रोग्राम्स वी नीड टू हैव ए पाइथन इंटरप्रेटर। वी नीड टू हैव ए पाइथन इंटरप्रेटर मींस ऐसा हमको एक इंटरप्रेटर चाहिए जहां पर हम लोग प्रोग्राम को रीड कर पाए, राइट कर पाए। इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। और वी कैन यूज एनी ऑनलाइन पाइथन, मतलब कि हम लोग ऑनलाइन इंटरप्रेटर भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरप्रेटर भी यूज कर सकते हैं। द इंटरप्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड पाइथन सेल। ये ध्यान देने वाली बात है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है कि इंटरप्रेटर, पाइथन के इंटरप्रेटर को क्या बोलते हैं, पाइथन सेल बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पाइथन सेल है, ठीक है। ए सैंपल स्क्रीन ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर इज शोन। आप देखिए ये जो स्क्रीन है, ये एक सैंपल स्क्रीन है जो आपको दिखाया गया है। ये पाइथन का सेल है, देखिए ये पाइथन का इंटरप्रेटर का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है पाइथन सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन द अबव स्क्रीन द सिंबल, ये जो ग्रेटर देन का 3 सिंबल इज द पाइथन प्रॉम्प्ट। इसको क्या बोला जाता है, पाइथन प्रॉम्प्ट। मतलब ये तीन जो सिंबल हैं, 3 ग्रेटर देन के सिंबल हैं, इसको बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये ऐसे ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, सिंपल ऑप्शन में देता है कि ये 3 जो सिंबल, ये 3 सिंबल है, इसको क्या बोला जाता है, पाइथन सेल बोला जाता है, पाइथन प्रॉम्प्ट बोला जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इस हिसाब से इसको ध्यान में रखना है। विच इंडिकेट्स दैट इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन। अगर ये आ गया है, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, इंटरप्रेटर रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब आपके कोड को लेने के लिए वो तैयार है। आप जो कोड राइट करेंगे उस कोड को लेने के लिए वो तैयार है, अगर ये पाइथन सेल में ये आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। वी कैन टाइप कमांड्स और स्टेटमेंट्स ऑन दिस प्रॉम्प्ट टू एग्जीक्यूट देम यूजिंग ए पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। ये आप समझ गए, आगे पढ़ते हैं। अब है एग्जीक्यूशन मोड्स। देयर आर 2 ways टू यूज पाइथन इंटरप्रेटर। यहां पे एक चीज बताया गया है, हम लोग 2 तरीके से पाइथन इंटरप्रेटर को यूज कर सकते हैं। हम लोग 2 तरीके से पाइथन इंटरप्रेटर को यूज कर सकते हैं। पहला है इंटरैक्टिव मोड, दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, हम लोग देखेंगे। इंटरैक्टिव मोड allows execution of individual statement instantaneously, whereas script mode allows us to write more than one instruction। मतलब अगर हम लोग एक चीज हम लोग सीखें तो 2 पॉइंट है कि इंटरेक्टिव मोड क्या करता है। अगर हमको सिंगल लाइन, मान लीजिए हम प्रिंट करके हमको कुछ चेक करना है कि 4 + 2, ये हमको अगर प्रिंट करवाना है, तो ये 6 आंसर है, ये इंटरेक्टिव मोड में जाएगा। मैं सिंगल लाइन कोड हमको एग्जीक्यूट करवाना है तो इंटरेक्टिव मोड में जाएगा, ठीक है। यदि हमको मोर देन वन लाइन चाहिए तो हम लोग फिर करेंगे इस्तेमाल स्क्रिप्ट मोड का। एक्चुअली क्या है, इंटरेक्टिव मोड का हम लोग लॉजिक टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। सपोज कीजिए हम लोग कोई लॉजिक टेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है, A = B + C, C = A + D, और इस तरह का हमको कोई लॉजिक चेक करना है
प्रोग्राम का सही लॉजिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्टिव मोड का यूज करते हैं। बट स्क्रिप्ट मोड यूज किया था जब मोर देन वन लाइन प्रोग्राम लिखना है तो स्क्रिप्ट मोड का, एक्चुअली हम लोग सिंपली स्क्रिप्ट मोड ही ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड का सही से इस्तेमाल देखते हैं। To work in the interactive mode, we can simply type a Python statement on the Python prompt directly as soon as we press enter। जैसे हम लोग प्रेस इंटर करते हैं, the interpreter executes the statement। ठीक है, अगर हम लोग इंटरेक्टिव मोड में हैं तो इसके बाद का जो भी लाइन ऑफ कोड है वो लिखने के बाद जैसे हम लोग एंटर करेंगे तैसे क्या होगा, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे आप लोग देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट है ये पाइथन सेल का स्क्रीनशॉट है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पाइथन प्रॉम्प्ट है, ये पाइथन प्रॉम्प्ट है, ये पाइथन प्रॉम्प्ट के आगे 1+2 लिखा हुआ है। और जैसे यूजर इसको एंटर करते हैं तो क्या आ गया, देखिए आंसर 3। मतलब इस सिंगल लाइन ऑफ कोड को क्या किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है, थोड़ा सा ये बताए हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। वर्किंग इन द इंटरेक्टिव मोड इज कन्वीनियंट फॉर टेस्टिंग। मैंने बताया था ना, टेस्टिंग अ सिंगल लाइन कोड फॉर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन मतलब अगर कोई सिंगल लाइन ऑफ कोड को हमको टेस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग इंटरेक्टिव मोड का यूज करते हैं। तो यहां से हम लोग क्या सीखे, दो तरह का मोड होता है, एक इंटरेक्टिव होता है और दूसरा स्क्रिप्ट मोड होता है। तो इंटरेक्टिव मोड किसके लिए होता है, सिंगल लाइन ऑफ कोड के लिए, और स्क्रिप्ट मोड किसके लिए होता है, मोर देन वन लाइन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर इसमें ही काम किया जाता है। इन द स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट ए पाइथन प्रोग्राम इन अ फाइल, सेव इट एंड देन यूज द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट इट। ठीक है, मतलब अगर हम लोग स्क्रिप्ट मोड यूज कर रहे हैं तो पहले पाइथन के प्रोग्राम को क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक, लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ये है स्क्रिप्ट मोड का यूज करने का तरीका। उसके बाद एक चीज और ध्यान देने वाला है, पाइथन स्क्रिप्ट्स आर सेव्ड एज फाइल्स। ये भी ध्यान देना है, पाइथन स्क्रिप्ट जो है वो किस में होता है, फाइल्स के रूप में सेव होता है। वेयर द फाइल नेम हैज एक्सटेंशन, ये ध्यान रखना है कि पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो .py होता है। क्या होता है, .py। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सिंपल, अगर देखिए एग्जाम में क्या होता है, 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक सिंपल होता है, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, फिर आते हैं मॉडरेट, ठीक है, फिर आता है हार्ड। ठीक है, ये सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन का जो ग्रुप होता है उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं कि पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है आप लोग को। ठीक है, बाय डिफॉल्ट द पाइथन स्क्रिप्ट्स आर सेव्ड इन पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर। अगर आप जब पाइथन का सेल आपने इंस्टॉल किया होगा तो उसके साथ साथ एक फोल्डर बनता है। ठीक है, तो जब आप पाइथन के स्क्रिप्ट को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसी फोल्डर में सेव हो सकता है। हाउएवर मतलब कि आप चाहें तो हाउएवर अपने से चाहें उसको दूसरे फोल्डर में सेव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, टू एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट वी कैन ईदर टाइप द फाइल नेम अलोंग विद द पाथ। अगर हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं स्क्रिप्ट तो फाइल नेम के साथ साथ पाथ को हम लोग करना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट पे, फॉर एग्जांपल इफ द नेम इन द फाइल इज program.py, we type py, ये हम लोग टाइप करेंगे। वी कैन अदरवाइज ओपन द प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम द idle। ठीक है, IDLE होता है, वहां से भी हम लोग इस फाइल को खोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। While working in the script mode, अगर जब हम लोग स्क्रिप्ट मोड में हम लोग वर्क कर रहे हैं, आफ्टर सेविंग द फाइल सेव करने के बाद, तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उस ऑप्शन में शायद आप देख सकते होंगे यहाँ पर, ये जो पाइथन सेल है इसमें देखिए यहाँ पे है आपका फाइल एडिट सेल डिबग ऑप्शंस। ठीक है, तो इसी विंडो को देखते हुए यहाँ पर है, देखिए ये विंडो है रन पे आपको क्लिक करना है, तभी आपका क्या हो पाएगा,
वो रन का ऑप्शन देगा, रन मॉड्यूल फ्रॉम द मेनू एज सोन। देखिए ये है रन, ठीक है, उसका रन मॉड्यूल F5। जैसे मॉड्यूल मतलब जो सामने आपका है उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको कहते हैं रन मॉड्यूल, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथन कीवर्ड्स। क्या पढ़ेंगे? पाइथन कीवर्ड्स, ठीक है। हम लोग अभी तक क्या देखे कि पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का दो तरीका है, एक इंटरेक्टिव मोड है और दूसरा क्या है? स्क्रिप्ट मोड है। इंटरेक्टिव मोड हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को सिंगल लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन जब हम लोग को मल्टीपल लाइंस लिखना है, अपने प्रोग्राम को मल्टीपल लाइंस में एक्सपेंड करना है, लिखना है, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना है, एक मॉड्यूल बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। दोनों मोड में हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि एक मोड जो है वो सिंगल लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है और दूसरा मोड क्या है? वो नंबर ऑफ लाइंस को एक साथ लिख के उसका सेव करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है। यही डिफरेंस है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं पाइथन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब ही होता है रिजर्व वर्ड्स, मतलब इसको रिजर्व रखा जाता है, मतलब ये सब वर्ड को हम लोग अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं। इस सब वर्ड को यूज करने का एक मेथड है, वही यूज कर सकते हैं जहां इसका हम लोग इस्तेमाल करना है। उसके अलावा हम लोग कहीं भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड। रिजर्व मतलब ये जो कुछ कीवर्ड्स हैं ये रिजर्व होते हैं इसके लिए, ठीक है। ईच कीवर्ड हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग, मतलब जितना भी कोई भी कीवर्ड है उसका स्पेसिफिक मीनिंग है, उसका स्पेसिफिक काम है, कोई स्पेशल काम है, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटर and we can use keyword in our program only for the purpose of which it has been defined। हम लोग पर्पस जिसके लिए वो डिफाइन किया गया है सिर्फ हम उसी के लिए उसको यूज कर सकते हैं, उसको अदर पर्पस के लिए यूज नहीं करते। जैसे देखिए यहाँ पे है कंटिन्यू, ये एक क्या है? कीवर्ड है। इस कंटिन्यू को हम लोग प्रोग्राम में सब कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि हम कहीं भी लिख देंगे कंटिन्यू, इसको जैसे लिखेंगे एरर मार देगा। लेकिन अगर जब इसको इस्तेमाल करना होगा वो कंटिन्यू लिख के हम इस्तेमाल कर लेंगे, वो कंटिन्यू का जो फंक्शन है वो अपना परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया रिजर्व वर्ड। एज पाइथन इज केस सेंसिटिव, ये हम लोग डिस्कस किए थे ना, ये केस सेंसिटिव है। मतलब क्या है कि ABC डज नॉट इक्वल टू ABC, मतलब कैपिटल ABC और स्मॉल ABC दोनों इसके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। यदि आप एक इक्वल टू A लिखोगे तो नहीं, ये बोलेगा ये कैपिटल A है, ये स्मॉल है, ये दोनों मेरे लिए बराबर नहीं है। मींस ये केस को सेंस करता है, ठीक है, इसलिए ये केस सेंसिटिव है। कीवर्ड्स, पाइथन इज केस सेंसिटिव। कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन एग्जैक्टली एज गिवन इन द टेबल, मतलब कीवर्ड्स जैसे होता है, जैसे आपको टेबल में ये लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे ही इस्तेमाल करना है। जैसे नन में है, देखिए आप देख सकते होंगे बड़ी एन है, उसके बाद जो है सब छोटी है, तो आपको ऐसे ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप अगर ऐसे इस्तेमाल करोगे ये फंक्शन नहीं करेगा, ये फिर ये दूसरा चीज हो जाएगा, ये एक वर्ड हो जाएगा जो कि आप अपने प्रोग्राम के स्टेटमेंट में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये कीवर्ड चाहिए, इसका इस्तेमाल करना है, तो आपको एक बड़ी एक कैपिटल एन लिखना पड़ेगा, उसके बाद छोटी स्मॉल ये, ठीक है। फिर कंटिन्यू में आप देख सकते हैं सारा का सारा स्मॉल है, फिर फॉर में भी स्मॉल है, लैम्डा में देखिए एक एल बड़ी है, ट्राई में देखिए तीनों का तीनों स्मॉल है। आगे देखते हैं ट्रू, ये देखिए ट्रू है, इसमें एक कैपिटल है, तो आपको इसी तरह इस्तेमाल करना है। डेफ है, फ्रॉम, नॉन लोकल, वाइल, एंड, डेल, ग्लोबल, नॉट, विथ, एज, एलिफ, इफ और यील्ड, असर्ट, एल्स, इंपोर्ट, पास, ब्रेक, एक्सेप्ट, इन एंड रेज, ये सारे कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में वो 3 कीवर्ड दे दे और चौथा कोई और वर्ड लिख दे, आप पूछे इसमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान तो हम लोग इजीली रख सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कीवर्ड इसमें है भी नहीं, जितना C++ या और सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं उसमें इतना है भी नहीं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था पाइथन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आइडेंटिफायर्स आप लोग पहले भी शायद जो प्रोग्रामिंग के बच्चे होंगे वो अच्छे से जानते हैं आइडेंटिफायर क्या है, बट पाइथन के सेंस में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स आर नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंट्री इन ए प्रोग्राम, ठीक है। मतलब कि सपोज कीजिए अगर हमको कोई वेरिएबल डिफाइन करना है ABC, मतलब कि A, ऐसे हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, क्या है आइडेंटिफायर कि हम लोग मेमोरी लोकेशन को
नाम देते हैं, मेमोरी लोकेशन को हम लोग नाम देते हैं, ये इसका ए हो गया, इसका बी हो गया, हम लोकेट करते हैं कि इस मेमोरी लोकेशन का नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है। तो उसका एक नियम है, कुछ भी नहीं लिख सकते हम लोग, ऐसे नहीं लिख सकते 1A ऐसा नहीं, 2B ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उसका नियम है। तो वो नियम को हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसका एक रूल्स है। तो क्या आइडेंटिफायर का रूल है, ये ट्रू फॉल्स में आता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है। 3-4 लाइन लिख दिए इसमें, बोलेगा इसमें कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, और कौन हो सकता है 1 लाइन लिख दे, 2 लाइन लिख दे, 3 लाइन लिख दे, इसमें एक और ए बी सी डी, ठीक है, ये 4 लाइन लिख दे, इसमें से ए और डी सही रहेगा, बी और सी गलत रहेगा। मतलब लाइन आइडेंटिफायर का जितना रूल्स है वो चारों लिख दे, जिसमें कि बी और सी गलत रहेगा, ए और डी सही होगा। ऑप्शन में देगा कौन सा सही है, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग उस हिसाब से ही इसको टैकल करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। द नेम शुड बिगिन विथ अपर केस, मतलब ये ध्यान रखना है, अगर नेम है तो उसको कैसे स्टार्ट होना है, अपर केस और लोअर अल्फाबेट, या तो अपर में यानी कि ए में स्टार्ट होना चाहिए, अगर हम लोग दे रहे हैं ABC ऐसे, या फिर ABC, ठीक है, इस तरीके से, और एन अंडरस्कोर साइन, दिस मे बी फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स A to Z, मतलब ATF ऐसे भी कोई भी कैरेक्टर्स, ठीक है, अंडरस्कोर 09 और 10 एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। उसके बाद भी ये हम बताए ना, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता, हम लोग ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं 2A, ये गलत हो जाएगा, ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ठीक है। जब भी स्टार्ट करेंगे हम लोग या तो कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर से, उसमें हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं, वो चलेगा, उसके बाद नंबर लगाएंगे वो चलेगा, लेकिन नंबर से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस भी अराइज होता है कि आपको दे दिया जाएगा इसमें से कौन सा आइडेंटिफायर सही है, जैसे कि 6ABC, ठीक है, ABC 6, फिर बोल देगा A6 B6, और नीचे लिख देगा इसमें कौन सा गलत है। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि नंबर से स्टार्ट हो रहा है, कि आइडेंटिफायर सही नहीं, ठीक है। आगे दूसरा रूल पढ़ते हैं। इट कैन बी एनी लेंथ, मतलब इसका लेंथ कितना भी बड़ा हो सकता है। हाउएवर इट इज, यहां एक कंडीशन भी, थोड़ा सा कंडीशन, एक रिकमेंडेशन भी आया है, इट इज प्रेफर्ड टू कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। सही बात है, अगर कोई चीज का नाम को हम लोग शॉर्ट रखेंगे और मीनिंगफुल रखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। कौन सा, अगर बहुत बड़ा कर देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास ये फैसिलिटी है, इट कैन बी एनी लेंथ का यहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं है। बट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऐसा नाम रखना है जो शॉर्ट भी हो और मीनिंगफुल भी हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इट शुड नॉट बी कीवर्ड, ये ध्यान रखना है। अभी जो हम लोग कीवर्ड पढ़ रहे थे ना इसको एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट शुड नॉट बी एज एन कीवर्ड। आइडेंटिफायर तो आप लोग समझ रहे हैं ना क्या है, ठीक है। मैं एक बार और बताता हूं। आइडेंटिफायर का मतलब होता है, अगर हम लोग प्रोग्राम में वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं कि ABC 3 वेरिएबल है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग प्रोग्राम में करते हैं AB + C A + D, तो पहले हम लोग A C वगैरह डिफाइन करना पड़ेगा ना कि ABC क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें कि डेटा जाएगा, A भी जाएगा, B में जाएगा, C में जाएगा। तो ABC तो ABC हम लोग जो डिफाइन करते हैं, तो ABC में हम लोग को ये क्या है, डेटा टाइप डिफाइन करते हैं कि ABC में वेरिएबल है, ठीक है, इसमें डेटा जाएगा और फिर वो उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो एक्सप्रेशन में यूज हो सकता है, ठीक है। तो वही रूल है कि उसका रूल का डिफाइन करने का क्या है, क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, तो वही रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट शुड नॉट बी कीवर्ड, मतलब कीवर्ड नहीं ले सकते हम लोग, और रिजर्व वर्ड गिवन इन टेबल 5, मतलब अभी टेबल में डिफाइन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वी कैनॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक, ये भी ध्यान रखना है कि स्पेशल सिंबल हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ये साइन है, ये @ है, हैश है, डॉलर है, परसेंटाइल है, ये सब का यूज हम लोग एज एन आइडेंटिफायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल में देखते हैं, ये सब जितना भी मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसका मैं MCQ का एक मॉडल टेस्ट भी लेके आऊंगा, ठीक है, एक मॉक टेस्ट भी हम लोग करेंगे, ठीक है। इसीलिए सब एक बार मैं इसका डिस्कशन कर दे रहा हूं, क्योंकि मेरा प्राइमरी एम है कि मॉक टेस्ट को करवाना, क्योंकि मुश्किल से अब 1 महीना भी रह गया एग्जाम, तो इस 1 महीने में सबसे जितना ज्यादा अच्छे तरीके से हम मॉक टेस्ट करेंगे उतना अच्छा एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं।
यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन देयर सब्जेक्ट्स we can choose the identifier as marks 1, marks 2, marks 3 and average rather to ABC और ABC। ठीक है, ऐसे एवरेज, marks 1, marks 2, ये एक सुंदर लगता है देखने में और समझ में भी आ रहा है। ठीक है, हम लोग चाहें तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं ABC और ABC, बट कुछ पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा वैल्यू जा रहा है, लेकिन अगर ऐसे यूज करेंगे तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। ये हो गया मीनिंगफुल नेम। ठीक है, आइडेंटिफायर। सिमिलरली टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। चलिए, ये हो गया आइडेंटिफायर का बात। आइडेंटिफायर हमको लगता है सबको सही में अच्छा समझ में आया होगा सभी लोग को। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे है वेरिएबल्स। आगे है वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स देखते हैं हम लोग। वेरिएबल्स में क्या है? वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल्स है ए वेरिएबल इन ए प्रोग्राम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय ए नेम। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि वेरिएबल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। वेरिएबल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए वेरिएबल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। वेरिएबल इन ए प्रोग्राम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय ए नेम आइडेंटिफायर। यही तो मैं अभी बता रहा था कि एक वेरिएबल को हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब कि a इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, ये तीनों का तीनों वेरिएबल है। जो भी हम लोग पास करेंगे, जो यूजर है वो पास करेगा, उस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर देगा। सपोज कि यूजर पास करे, हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ए में इनपुट ले रहे हैं 1, बी में ए में इनपुट ले रहे हैं 1, ए बी सी, तीन हम लोग आइडेंटिफायर हम लोग जनरेट किए। ठीक है, ए इक्वल टू बी प्लस सी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग बी में 5 डाल रहे हैं और सी में 6 डाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक जो है बी प्लस से सी ऐड होके ए में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, ए में 11 आ जाएगा। ठीक, तो ए क्या है, एक मेमोरी में स्पेस ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, और उस स्पेस को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस लेटर से। समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। समझ में आया कि इस मेमोरी को, जो मेमोरी हम लोग ले रहे हैं जिसमें हम लोग को अपना वैल्यू डालना है, उस मेमोरी को हम लोग एक नाम देते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। और उसी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने का वो रूल्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्या क्या रूल्स है, एक बार हम लोग देखे थे, एक बार फिर से देख लें क्या? चलिए फिर से देखेंगे, लेकिन पहले वेरिएबल्स देखते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स। ए वेरिएबल इन प्रोग्राम इज यूनिकली आइडेंटिफाई। ये ध्यान रखना, यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब हर ये वेरिएबल यूनिकली। ऐसा नहीं हो सकता है कि ए 2 बार हम डिफाइन कर दें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर एक बार ए हम आइडेंटिफायर ले लिए तो इसके बाद बी लेंगे, फिर सी लेंगे, या फिर इसके बाद कुछ और लेंगे, एफ जी के कुछ और लेंगे, लेकिन एक ही आइडेंटिफायर 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सिंपल सी बात है। 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो मेमोरी सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा आइडेंटिफायर ए है, कौन सा दूसरा है, दोनों तो ए ही है। ऐसा नहीं हो सकता है, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। अगर हमको ए कर दिए हैं, अगर हमको ए में ही चाहिए तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, A1 A2 ऐसे चलेगा। ठीक है, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए, यूनिकली होना चाहिए। ठीक है, बाय नेम। वेरिएबल इन पाइथन रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। एक बात को ध्यान रखना है कि पाइथन में जो वेरिएबल होता है उसको क्या करते हैं, वो किस तरह रेफर्स करते हैं, ऑब्जेक्ट के जैसा, एन आइटम और एलिमेंट दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग। ठीक है, वैल्यू और वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है। वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। जैसे बी ग्लोबल सिटीजन, मतलब कि जो भी वैल्यू होगा वेरिएबल में वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग न्यूमेरिक, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकता है, कुछ भी। इन पाइथन वी कैन यूज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। हम लोग पाइथन में क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट। ठीक है, हम लोग पाइथन में असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं न्यू वेरिएबल बनाने के लिए, एंड असाइन स्पेसिफिक वैल्यू टू देम। हम लोग असाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज देखेंगे, अभी जस्ट एक थ्योरी है, इसको हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल ग्रुप में। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे देखिए यहां पे असाइन हो रहा है वेरिएबल, ध्यान से देखना है। ये है एक जेंडर, ठीक है, मैसेज, प्राइस, ये 3 आइडेंटिफायर बनाया गया है। ठीक है, इसमें देखिए वैल्यू पहले से असाइन किया जा रहा है। ठीक है, एक में एम डाला जा रहा है। ठीक है, दूसरे में दिया जा रहा है कीप स्माइलिंग, और तीसरे में प्राइस क्या दिया जा रहा है, 987.9। ठीक है, ये प्राइस है।
अब जो है प्रोग्राम देखिए, इसके रिलेटेड जो प्रोग्राम है इसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। टू डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे हम लोग मान लीजिए मैसेज देखिए, मैसेज इक्वल टू कीप स्माइलिंग है, और हमको अब क्या करना है, हमको मैसेज में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। तो सिंपल हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे देखिए, सिंपल है प्रिंट, और जो वो आइडेंटिफायर था, ठीक है, उसको हम लोग इस्तेमाल किए हैं मैसेज, ठीक है। जैसे प्रिंट मैसेज करेंगे, मैसेज में जो भी वैल्यू असाइन है यानी कीप स्माइलिंग, वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। देखिए यूजर नंबर 01 प्रिंट यूजर नंबर इज यूजर नंबर, ठीक है। आउटपुट देखिए कीप स्माइलिंग, उसका दूसरा आता है यूजर नंबर इज, क्योंकि यूजर नंबर इज ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग प्रिंट करने के बाद यूजर नंबर में क्या था, देखिए यूजर नंबर 101 था ना, ये प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े, ठीक। इस प्रोग्राम में देखिए एक चीज है जो कि मैं भी समझाना चाहता हूं, और ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ये छोटा सा चीज जो है बहुत सा समझाया है। लोगों को लगेगा कि नहीं ये क्या है, कुछ तो नहीं है, तो हम जानते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात देखिए, एकदम लाइन में लाइन समझाया है। द वेरिएबल मैसेज होल्ड्स स्ट्रिंग टाइप वैल्यू एंड सो इट्स कंटेंट इज असाइन्ड विद इन द डबल कोटेड। ध्यान देना है, जो मैसेज है, ये जो मैसेज वेरिएबल है, इसमें क्या है, स्ट्रिंग्स है, यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर थे, इसको क्या चीज से स्टोर किया है, डबल कोट से, ठीक है, डबल कोट से। वेयर एज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजर नंबर इज नॉट इनक्लोज इन कोट्स एज इट इज ए न्यूमेरिक वेरिएबल। असाइंड है, ठीक है, ध्यान से इसको देखना है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि जो अगर मल्टीपल स्ट्रिंग हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, डबल कोट लेंगे, ठीक है। और यदि सिंगल स्ट्रिंग कर रहे हैं तो कैन ऑल्सो विद इन ए सिंगल कोट। देखिए द वेरिएबल मैसेज होल्ड स्ट्रिंग टाइप वैल्यू एंड सो इट्स कंटेंट असाइन्ड विद इन ए डबल कोट्स। लेकिन एक बात ये भी है कि इसको हम लोग सिंगल कोट में भी डिफाइन कर सकते हैं। वेयर एज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजर नंबर इज नॉट इनक्लोज इन कोट्स एज इट इज न्यूमेरिक वैल्यू। जब न्यूमेरिक वैल्यू अगर रहेगा तो हम लोग यहाँ पे कोई भी कोटेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी कोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, जैसे ए में हम पास कर रहे हैं ज्ञान सेतु, अगर ए में हम ज्ञान सेतु पास कर रहे हैं तो हमको या तो सिंगल वेरिएबल से इसको क्लोज करना पड़ेगा या फिर सिंगल डबल कोट से इनको क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ए इक्वल टू 601 हम लोग कर रहे हैं या ए इक्वल टू कुछ भी जो कि न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हमको ये लगाने का जरूरत नहीं है, ये सिंपली ये इसको अंडरस्टैंड कर लेगा, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट, ये ध्यान देने वाला बात है। वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन। इम्प्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट नहीं होता है। मींस वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड व्हेन दे आर असाइन्ड, ठीक है। ये ध्यान देने वाला बात है, ये थोड़ा समझने वाला बात है। इम्प्लिसिट, ठीक है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड व्हेन दे आर असाइन्ड। जैसे आप असाइन करते हैं, ऐसे मान लीजिए आपने 60, उस टाइम ही वो डिक्लेयर्ड हो जाता है, ठीक है, कि ये क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है और इसमें न्यूमेरिक वैल्यू चले जाता है, ठीक है। और डिफाइन होके वो जिस समय असाइन करते हैं उसी टाइम वो क्या होता है, डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका यही फीचर है कि ये इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिटली हमको डिफाइन नहीं करना पड़ता है, जैसे कि हम लोग C++ और C में डिफाइन करते हैं कि नहीं ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है तो इसके लिए इंट लेना पड़ेगा, इसके लिए फ्लोट लेना पड़ेगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। असाइनमेंट में ये ध्यान रखना है, जब हम लोग असाइन करेंगे तो वो इम्प्लिसिट हो जाएगा। बाद में इसमें भी है, इंट है, फ्लोट है, इसमें भी है, बट इसमें जब असाइन कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है या स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है इम्प्लिसिट, ठीक है। वेरिएबल्स मस्ट ऑलवेज बी असाइन्ड वैल्यूज बिफोर दे आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन। वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करना ही पड़ेगा, जैसे अगर उसको हम एक्सप्रेशन में हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये तो सिंपल रूल है प्रोग्राम का, हम लोग सभी जानते हैं।
wherever a variable names occurs in expression the interpreter replace it with the value of that particular variable. कहीं भी वो वेरिएबल नेम अगर आता है प्रोग्राम में, ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा क्या चीज से, जो भी उसमें असाइंड नंबर या स्ट्रिंग्स है उस वेरिएबल में। ठीक है, आगे देखते हैं, एक प्रोग्राम है छोटा सा, देखते हैं। जैसे है write a Python program to find the area of rectangle given that its length is 10 units and breadth is 20। मतलब कि एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, इसका लेंथ क्या दिया हुआ है 10 और ब्रेड्थ क्या दिया हुआ है 20, ये दोनों दिया हुआ है। ठीक है, देखिए प्रोग्राम क्या करता है, ये पहले दो वेरिएबल लिया, यानी कि दो वेरिएबल के आइडेंटिफायर के साथ लेंथ और ब्रेड्थ, उस एक में 10 दे दिए और दूसरे में 20 दे दिए। अब एरिया जब हम लोग निकाल रहे हैं तो एरिया इक्वल टू क्या कर दिए, लेंथ एस्टिक्स ब्रेड्थ, और जब प्रिंट कराएंगे एरिया को तो ये क्या होगा 200 प्रिंट होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब यही इसका आउटपुट होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि लेंथ में इसको 10 लेंथ वेरिएबल में 10 वेरिएबल 10 असाइन किए, ब्रेड्थ में 20 असाइन किए, उसके एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिए और फिर प्रिंट क्या करा दिए इस वेरिएबल को, यानी कि एरिया में। इन दोनों कैसे ये दोनों ऑपरेट होकर जो वैल्यू दिया वो किस में आया, एरिया में। हम लोग एरिया को प्रिंट कराएंगे, हम लोग का 200 प्रिंट हो गया। ठीक है, कमेंट्स, इस चीज को ध्यान रखना है। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स प्रोग्राम का वो सेक्शन होता है जिसको कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर इग्नोर कर देता है। इग्नोर क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका प्रोग्राम एक्चुअल प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन में उसका कोई काम नहीं है। कमेंट्स इसलिए प्रोग्राम में लिखा जाता है ताकि यूजर को पता चले कि ये प्रोग्राम किस लिए है। जैसे कि अगर हम लोग को प्रोग्राम, जैसे कि अभी हम लोग प्रोग्राम हम लोग देख रहे थे, हम लोग प्रोग्राम देख रहे थे, क्या चीज था कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ए एरिया। देखिए एक कमेंट से डिफाइन किया जाता है, पहले हम लोग हैश लगाते हैं, हैश के बाद जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। किसके द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा, इंटरप्रेटर के द्वारा। किसके द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा, इंटरप्रेटर के द्वारा। यानी कि इंटरप्रेटर इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट, इन दोनों लाइन को एग्जीक्यूट वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो ये देखेगा कि हैश के बाद है। यानी कि पाइथन में अगर हमको कमेंट डिफाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हैश देंगे और हैश के बाद जो भी लिखेंगे उसका एग्जीक्यूशन प्रोग्राम में नहीं होगा। इंटरप्रेटर उसको इग्नोर करके उसके बाद का लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद का लाइन कौन कौन सा है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, और ये फिर क्या है, ऑपरेटर के साथ है, और ये एक्सप्रेशन है, और इसके बाद ये आउटपुट, ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज किए हम लोग। ठीक है, पहला तो ये असाइन किए हैं हम लोग दो वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद ये एक्सप्रेशन है। ठीक, एक्सप्रेशन के बाद रिजल्ट इसमें एरिया में आया। अब रिजल्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, उसका आउटपुट ये आ रहा है। समझ में आ रहा है, यही होता है कमेंट। ठीक है, तो कमेंट समझ गए। इसमें भी लिखा है कमेंट्स आर यूज्ड टू ऐड ए रिमार्क, कमेंट आर यूज्ड टू ऐड ए रिमार्क और नोट इन द सोर्स कोड। इन द सोर्स कोड, एक नया वर्ड आया सोर्स कोड। ठीक है, हालांकि सब किसी के लिए नया नहीं है, लेकिन मेरा काम है एज ए टीचर कि इसको समझाना। ठीक है, सोर्स कोड वो कोड होता है जो यूजर लिखता है, जो यूजर और प्रोग्रामर क्या करता है, लिखता है एग्जीक्यूट करने के लिए, उस सोर्स कोड होता है। जैसे कि ये सारा का सारा सोर्स कोड है, ये सारा का सारा सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड है। ठीक है, जो प्रोग्रामर लिखा है, ठीक है, प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो सोर्स कोड। कमेंट्स आर, देखिए यहां सिंपल लिखा हुआ है, कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर, मतलब कि उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है कमेंट्स को। ठीक है, कमेंट सिंपली यूज होता है एक रिमार्क को ऐड करने, मतलब प्रोग्राम किसके लिए है, क्या चीज के लिए प्रोग्राम है, ताकि प्रोग्रामर को जब वो बाद में डिबगिंग करे या कुछ और उसके साथ उसमें कुछ इंप्रोवाइज करना चाहे तो उसको पता चल पाए हाँ प्रोग्राम इस चीज के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। They are added with purpose, simply they are a purpose of making the source of code easier for humans to understand. They are used to primarily to document the meaning and purpose of the source code. सही बात है। ठीक है, ये सब चीज है, आगे देखते हैं हम लोग। यहां भी लिखा हुआ है कि
हैज के बाद हैज टिल द एंड ऑफ द लाइन, यानी कि हैज के बाद लाइन के एंड तक उस जो कमेंट है उसको क्या किया जाता है, इंटरप्रेटर सिंपली इग्नोर्स इट व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट। मतलब अगर हैज के बाद हम लिख दिए हैं कोई भी चीज, ठीक है, जैसे ज्ञान सेतु लिख दिए हम, ठीक है, और वो हम लिख के पॉइंट दे दिए, तो जब तक इसके बाद जब तक ये एंड नहीं हो जाएगा इस पूरे को वो क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। उसके बाद जो लाइन आएगा अगर उसमें हैज नहीं लगा हुआ उसके स्टार्टिंग में तो फिर उसको क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज अगर हैज मिल गया फिर उसको भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां देखिए एग्जाम्पल में समझाया गया है, वेरिएबल अमाउंट इज द टोटल स्पेंडिंग ऑन ग्रोसरी। ठीक है, मतलब वेरिएबल अमाउंट इज द टोटल अमाउंट, ये एक बताया गया है। फिर ठीक है, अमाउंट यहां पे दिया गया है 3400 टोटल मार्क्स इज, यहां पे बताया गया टोटल मार्क्स इज सम ऑफ द मार्क्स इन ऑल द टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखिए टोटल मार्क्स ये बताया है, रिमार्क ऐड किया है कि जो टोटल मार्क्स है वो क्या है, सम ऑफ मार्क्स है, तो ऑल टेस्ट मैथमेटिक्स का जितना भी टेस्ट लिया गया उसका सम है, वो किसमें है, टोटल मार्क्स में। ये प्रोग्रामर को बताया गया है, ये प्रोग्रामर बता रहा है कि मेरा प्रोग्राम उसी के लिए। तो यहाँ क्या है, ये देखिए फिर एक्सप्रेशन है, इस चीज को प्रोग्राम क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। टोटल मार्क्स टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 जो भी होगा फाइनल रिजल्ट ये टोटल मार्क्स में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। सिंपल है कि अगर 2 नंबर का सम करना, 2 पाइथन में 2 नंबर हम लोग डाल दिए हैं, पहले से असाइन कर दिए हैं, रिजल्ट में num1 num2 डाले, num1 num2 क्या है, आइडेंटिफायर है। अब प्रिंट किसको करा रहा है, रिजल्ट को, सिंपल आ जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा एक छोटा सा दिया हुआ है नोट्स में, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए इसको, इन द context of object oriented programming, objects are a representation of the real world such as employee, student, vehicle, box, language, etc. like C++, Java, etc. Each object has 2 things associated with it. पहला है डेटा और एट्रीब्यूट्स और दूसरा है बिहेवियर और मेथड्स। ठीक है, फ्यूचर फर्दर there are concept of class and class hierarchies from which objects can be instantly instantiated. However, OOP concepts are not in the scope of our present discussion. अभी हम लोग इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है, सबको पता होगा, थोड़ा भी अगर जो भी प्रोग्रामिंग किया है, थोड़ा भी कुछ किए होंगे प्रोग्रामिंग में, तुमको पता होगा डेटा टाइप्स क्या होता है। देखते हैं फिर भी, एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू ए स्पेसिफिक डेटा टाइप। स्पेसिफिक डेटा टाइप इन पाइथन, डेटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज। यानी डेटा टाइप जो होता है वो क्या आइडेंटिफाई करता है, टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज a variable can hold and the operations that can be performed means, अगर क्या, ठीक है, तो डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स मतलब कि कौन से डेटा के साथ ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, किस डेटा के साथ क्या हो रहा है, प्रोग्राम में काम होने वाला है। एक मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, ठीक है, हम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको, ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड एंड द डेटा। फिगर में अब देखते हैं डेटा टाइप्स में क्या क्या है पाइथन में। ठीक है, ये चीज आपको जानना जरूरी है और इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, तब इससे बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। बहुत सारा मतलब ये नहीं कि सब क्वेश्चन इसी से आता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स इन पाइथन, पहला है नंबर्स, सीक्वेंस, सेट्स, नन, मैपिंग्स एंड डिक्शनरी। कौन कौन सा है, नंबर्स है, सीक्वेंस है, सेट्स है, नन है एंड मैपिंग्स है। डेटा टाइप हमको ये बताता है, डेटा टाइप अगर प्रोग्राम में डेटा टाइप डिफाइन है तो ये बताता है कौन वो डेटा नंबर्स है या फिर वो सीक्वेंस है, सेट है, नन है और फिर कुछ और इसका जैसे मैपिंग्स और डिक्शनरी है। ठीक है, तो नंबर्स में 2 डेटा टाइप है, इसके पास 3 है एक्चुअली में, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, उसके बाद है फिर बुलियन।
इंटीजर में ही बुलियन है। बुलियन का मतलब आप लोग जान ही रहेंगे 0 और 1, दो टाइप के, यानी कि ट्रू और फॉल्स। ये भी इसमें एक डेटा टाइप है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये डेटा टाइप ही है। अब हम लोग देखते हैं नंबर के बारे में। पहले नंबर डेटा टाइप क्या है। नंबर डेटा टाइप स्टोर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली। मतलब अगर नंबर डेटा टाइप हम लोग डिफाइन किए हैं तो वो सिंपली क्या स्टोर करेगा, वो नंबर स्टोर करेगा। क्या करेगा, नंबर स्टोर करेगा। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। यानी कि इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, ये फिर 3 में डिवाइड होता है। पहला देखिए, ध्यान से देखिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी का ही बुक है, मैं उसी से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अच्छे से कि तो 3 टाइप है इसमें, है पहला इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये नंबर डेटा टाइप का तीनों पार्ट है। इंटीजर, इंट का मतलब होता है इंटीजर नंबर, यानी कि इंटीजर होना चाहिए, उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नंबर पूरा होना चाहिए, 5 होगा, 6 होगा, ये नहीं, ये इंटीजर में फिर नहीं जाता, ये फिर फ्लोट में आ जाता है। तो -12, -13, 0, ये सब क्या है, ये सब इंटीजर टाइप है। दूसरा है फ्लोट, रियल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, या तो 4.0 हम लिखेंगे, ठीक है। ये इसलिए यूज किया जाता है, सपोज कीजिए कि अगर कोई हम लोग किसी का मार्क्स निकाल रहे हैं, तो मार्क्स जब निकालेंगे, अगर हमको उसको परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज तो 58.6 आएगा, यानी 58.9 भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह का डेटा अगर हम लोग प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यूज कौन से डेटा टाइप का यूज करेंगे, फ्लोट का यूज करेंगे। लेकिन अगर सिंपली हम लोग को चाहिए एक राउंड ऑफ डेटा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटीजर यूज कर लेंगे। फिर आता है कॉम्प्लेक्स जो होता है वो नंबर्स होते हैं, 3 + 4j 2 + ij, इस तरह का डेटा होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, इसको ठीक से, इसको एग्जांपल के थ्रू ठीक से समझेंगे, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा समझाना इसको थोड़ा ठीक मुश्किल नहीं, ठीक नहीं लगेगा। ये दोनों तो बहुत ईजी है, समझ में आ जाता है, लेकिन इसको प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं बुलियन डेटा टाइप को कौन से उसका है, रिजर्व वर्ड, यानी कि रिजर्व वर्ड किसको बोलते हैं, अभी हम लोग अभी डिस्कशन किए थे ना, हाँ, रिजर्व वर्ड यानी कि कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड। बुलियन डेटा टाइप अगर यूज करना है तो हमको यूज करना पड़ेगा बुल, ये उसका कीवर्ड होता है। इज ए सब टाइप ऑफ इंटीजर, जानते हैं हम लोग, इट इज यूनिक डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 2 कांस्टेंट, ट्रू और फॉल्स। इसके पास 2 ही होता है, ट्रू और फॉल्स, ये पहले से डिफाइन है, भाई मेरे पास 2 ही है, या तो ट्रू होगा या तो हम फॉल्स होंगे। अगर हम ये बुल डिफाइन करते हैं, अगर हमको डेटा टाइप बुल डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स अगर अगर कोई ए है, आइडेंटिफायर है, और वो बुल डिफाइंड है, इसका मतलब ए में 2 ही तरह का डेटा रखता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जैसे C++ में फ्लैग यूज करते थे ना, इसका इस्तेमाल फ्लैग जैसा ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे एक चीज और देखिए, ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो, नॉन नल एंड नॉन एम्प्टी। ध्यान रखना है यहां पर, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आता है, ये इस तरीके से आता है, मैं बताता हूं कैसे आता है। ये बोल देगा, जैसे इसमें क्या लिखा, बुलियन फॉल्स इज द वैल्यू 0, यानी कि फॉल्स का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, यानी फॉल्स इक्वल टू 0। बट यहां पे आप ध्यान दीजिए, ट्रू का मतलब 1 नहीं है, ट्रू का मतलब है नॉन जीरो, यानी कि 1 के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। ट्रू मतलब कि अगर 0 के अलावा कुछ भी हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो वो किस में जाएगा, वो ट्रू में जाएगा, ठीक है, वो ट्रू में जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि 1 ही होगा तो ही ट्रू होगा, 0 के अलावा जो भी वैल्यू होगा उसको ट्रू मान लेगा, ठीक है। नॉन जीरो, नॉन नल भी नहीं होना चाहिए, नल होगा तो वो ट्रू में नहीं होगा, ठीक है। एंड नॉन एम्प्टी मतलब कि वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है, 0 के अलावा। चलिए, उम्मीद है कि डेटा टाइप समझ में आया होगा, ये नंबर डेटा टाइप। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है आगे, ठीक है, देखते हैं। देखिए, लेट अस नाउ ट्राई एग्जीक्यूट फ्यू स्टेटमेंट इन इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड फिर आ रहा है, देख रहे हैं, इंटरेक्टिव मोड मतलब सिर्फ टेस्ट करने के लिए लाइन खाली कोडिंग लिख रहे हैं। नम इक्वल टू 10 है, टाइप क्या है इसका, हमको टाइप चेक करना है। सपोज कीजिए
हम बताए थे ना कि इंटरेक्टिव मोड में क्या करते हैं, कोड को टेस्ट करते हैं, कोड को टेस्ट करते हैं, ठीक है। जब कोड को हम लोग टेस्ट करते हैं तो कोड जब टेस्ट होता है तो उसमें हम लोग क्या टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग ये करना है, ये हम लोग को पता करना है कि नम में जो रखा हुआ 10 है ये किस तरह डेटा टाइप है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए टाइप कीवर्ड का यूज करते हैं। टाइप के अंदर क्या डाल दिए, NUM1, ये नम डाले और जैसे एंटर देंगे तो नम में रखा हुआ अगर कोई डेटा 10 है, देखिए उसका क्या बता दिया, इंट, जो किस तरह डेटा टाइप है, इंट डेटा टाइप है, ठीक है। फिर num2 का क्या है, क्लास इंट है। उसके बाद देखिए वह इसमें 2 डाला और टाइप वेर है, पूछ रहा है बता रहा है बुल है। उसी तरीके से ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग ये बताया जा रहा है कि अगर हम लोग कोई असाइनमेंट ऑपरेटर में यूज किया है कोई एक्सप्रेशन तो वो किस तरह डेटा टाइप है, अगर हमको पता करना है एक्चुअल में किस डेटा टाइप है, तो वो उसको हम लोग अगर टाइप ऑपरेटर यूज करेंगे, टाइप कीवर्ड के साथ यूज करेंगे और बता देगा ये हाँ ये फ्लोट है। मैंने बताया था ना, फ्लोट का मतलब होता है फ्रैक्शनल वैल्यू 2.9857, ये फ्लोट में आता है। देखिए जैसे फ्लोट में ये इसको डाला है और फ्लोट को इसको प्रिंट करवाया है, देखिए क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा नहीं है कि ये जो डेटा टाइप है ये फ्लोट है, बता रहा है पहले से, ठीक है। आगे देखते हैं। वेरिएबल्स ऑफ सिंपल डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर्स, फ्लोट, बूलियन etc होल्ड सिंगल वैल्यू, ये भी ध्यान रखना है, ये सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं, बट सच वेरिएबल्स आर नॉट यूजफुल टू होल्ड ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। सही बात है, इसका एक लिमिटेशन है, जो भी है इंट है या फिर फ्लोट है, ये एक सिंगल वैल्यू को होल्ड कर सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग लिस्ट ऑफ वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए किसी का एक क्या है, एक एड्रेस बुक है, इसमें फोन नंबर भी है और उसका घर का पता भी है और उसके मतलब उनके घर में कितने मेंबर्स हैं वो भी हैं और वो कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, सारा डेटा मतलब मिक्स डेटा टाइप्स है, उस डेटा टाइप को ये नहीं रख सकता है, तो उसके लिए भी अलग डेटा टाइप है इसके पास। फॉर एग्जाम्पल नेम्स ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, जैसे कि अप्रैल है, जून है। नेम्स ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, नेम्स ऑफ नंबर्स इन फोन बुक of the list, artifacts in the museum. For this, Python provides data types like tuples, lists and dictionaries and sets. अगर इस तक डेटा हम लोग को स्टोर करना है तो पाइथन क्या करती है, उसके पास डेटा टाइप्स है। कौन कैसा डेटा टाइप्स है, टपल्स, ठीक है। दूसरा लिस्ट, उसके बाद डिक्शनरी। इस तरह डेटा टाइप में क्या करते हैं, मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इंटीजर फ्लोट में अवेलेबल नहीं था। वो सिंपल से इंटीजर फ्लोट और जो बुलियन है वो नंबर ऑपरेशन के लिए है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग एक एड्रेस बुक स्टोर करना है उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट etc, ठीक है। आगे देखते हैं। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस, ए पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ atoms where each atom is indexed by an integer. The three types of sequence data types are strings, lists and tuples. मतलब कि जो क्या होता है, एक ऑर्डर के रूप में उसमें स्टोर होता है, ठीक है। तो 3 टाइप का क्या है सीक्वेंस अवेलेबल है। पहला है स्ट्रिंग्स, ठीक है, उसके बाद है लिस्ट, फिर है टपल्स, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ये ध्यान देने वाला बात है। स्ट्रिंग इज ए ग्रुप, ध्यान दीजिए, स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। दीज कैरेक्टर्स मे बी अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेट भी हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस के साथ। स्ट्रिंग वैल्यू आर इंक्लोज इधर इन सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन, ठीक है। इन द सिंगल कोटेशन, और सिंगल मतलब ये हो गया और डबल मतलब ये कोटेशन, मतलब अगर लिखना है राम, ठीक है, तो ऐसे इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे सीक्वेंस। तो पाइथन सीक्वेंस कितना आता है, इसमें एक स्ट्रिंग्स भी होते हैं, लिस्ट भी होते हैं और टपल्स भी होते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं स्ट्रिंग्स क्या होता है, ये सब अभी हम बता रहे थे। स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, दीज कैरेक्टर्स में बी अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस, स्ट्रिंग वैल्यू इंक्लोज इधर और सिंगल कोटेशन। सिंगल कोटेशन मतलब अगर नाम लिखना है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, एक कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे देखिए एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का वेरिएबल का नेम क्या लिए हैं, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग इसमें क्या है, हेलो फ्रेंड। देखिए ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे स्पेस भी है, अब ध्यान से देखिए स्पेस भी है, ठीक है, और ये और उसके बाद फिर क्या है, स्पेस भी है, यानी कि स्पेस भी एक कैरेक्टर काउंट होता है, ठीक है। इसमें कितना कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 कैरेक्टर इसमें है, स्पेस भी कैरेक्टर काउंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 5 2 दिख रहा है ये नंबर, बट ये स्ट्रिंग्स हो गया। क्यों स्ट्रिंग हो गया ये, क्योंकि हम इसको क्या कर दिए, डबल कोटेशन में डाल दिए। अगर इस पर हम लोग प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ये प्लस नहीं होगा। अगर सपोज कीजिए हम लोग ऐसा करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, तो इस साइज में नहीं लिखा हुआ है। सपोज कीजिए अगर किसी 5 6 लिख दिए हम, फिर हम लिखते हैं ए में लिख दिए 5 6, बी में डाल दिए हम लोग 6 7, ठीक है। अगर हम लोग ए प्लस बी करेंगे ना तो क्या होना चाहिए बताइए आपके हिसाब से, ठीक है, ए प्लस बी। अगर सिंपली अगर कोई देखा जाए तो वो होगा 7 7 13 6 5 11 1 12 127, बिल्कुल नहीं, ये होगा 5 6 6 7, क्योंकि ये इसको क्या समझ रहा है, एक स्ट्रिंग समझ रहा है, ठीक है। जैसे ही हम डबल कोटेशन हटाएंगे तब ये ऑटोमेटिकली नंबर असाइन होगा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे कि डेटा टाइप कैसे होता है इसमें डिफाइन, इम्प्लिसिट, ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, डिक्लेयर कर देता है कि नहीं ये क्या है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं लिस्ट के बारे में। अब हम लोग लिस्ट के बारे में देखते हैं। लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम, लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ लिस्ट। हम लोग देखेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट इज सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आइटम्स आर इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, लाइक ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज होता है। तो इसको देखिए कैसे डिफाइन किया हुआ है। लिस्ट 1 एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, आइडेंटिफायर, उसमें डिफाइन किया है स्टार्टिंग है किससे, स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट से, ये भी है। ये ध्यान देने वाला बात इसमें ये है कि इसको पता कैसे चल रहा है कि हम लिस्ट हैं, ठीक है। इसको कैसे पता चल रहा है, इसको पता तब चल रहा है जब जैसे ये देख रहा है कि ये जो चीजें हैं वो कैसे असाइन हो रहा है। असाइनमेंट कैसे हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट से। ये स्क्वायर ब्रैकेट उसको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम लिस्ट हैं, ठीक है। तो 5 3.4 न्यू दिल्ली, देखिए अलग अलग डेटा टाइप, इसमें क्या है, अलग अलग डेटा टाइप है ना। देखिए एक ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, फिर अगेन स्ट्रिंग है, और फिर अगेन क्या है, नंबर है, ठीक है। तो इसको जब प्रिंट करेगा तो प्रिंट भी ये इसी हिसाब से होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग टपल, ये है टपल, इसको ध्यान से बार आप लोग पढ़िए, ठीक है। उसके बाद शायद ये आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है, फिर हम भी पढ़ेंगे। टपल्स क्या होता है, टपल इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। वो जो लिस्ट था उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट में, लेकिन इसको जो हम डिफाइन करेंगे वो करेंगे सिंपल ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। दिस इज अनलाइक लिस्ट, लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। ये एक बात और बिल्कुल अच्छे से कान में खोस लेना है, हम भी खोस लेते हैं, आप लोग भी खोस लीजिएगा। वंस क्रिएटेड वी कैनॉट चेंज द टपल, मतलब कि एक बार टपल अगर क्रिएट हो गया फिर उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज नहीं कर सकते इन द सेंस ये प्रोग्राम में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, फिर दूसरा टपल बना के दूसरा वेरिएबल डालना पड़ेगा। जैसे टपल डाले 10 20 ये डाल दिए, फिर टपल प्रिंट कराए, ये टपल प्रिंट हो गया। लेकिन हम चाहेंगे मिडिल ऑफ द प्रोग्राम में इसमें कुछ चेंज कर दें। जैसे अगर हम चाहेंगे कि एप्पल के जगह पर हम लोग लिख दें कुछ भी गुआवा लिख दें, ठीक है, एप्पल के जगह पर हम लोग गुआवा लिख दें, तो वो नहीं हो सकता है, वो हम लोग असाइन नहीं कर सकते। लिस्ट में हम लोग असाइन कर सकते हैं। जैसे लिस्ट हम लोग ये बात कर रहे थे कि वंस क्रिएटेड
वी कैनॉट चेंज टपल, मीन्स कि अगर एक बार क्रिएट हो जाता है तो फिर हम लोग टपल को चेंज नहीं कर सकते हैं, मीन्स थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर इस एप्पल को गुआवा बनाना है, मैं अभी पहले भी कुछ देर पहले ये डिस्कशन कर रहा था, मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एप्पल को गुआवा बनाना है तो हम लोग प्रोग्राम के अंदर नहीं बना सकते हैं, हम लोग ये एक बार डिफाइन हो गया तो बस इसमें यही जाएगा। लिस्ट में ऐसा नहीं होता है, लिस्ट में आप बाद में ये जो नंबर है जैसे 0 1 2 3 4 जो इंडेक्स है इसका इंडेक्सिंग को ऐसे करके ये करके यहाँ पर 2 के जगह पर हम लोग एप्पल के जगह पर हम लोग अगर यहाँ पर बियर दे देते हैं, ठीक है, तो अब जो प्रिंट होगा नया लिस्ट उसमें एप्पल के जगह पर बियर होगा। बट ये चीज हम लोग को टपल में नहीं होता है, टपल में एक बार डिफाइन कर दिए तो हम लोग असाइन नहीं कर सकते नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। तो टपल और लिस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि टपल को वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम, बट लिस्ट के साथ ऐसा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं सेट भी देख लेते हैं। सेट क्या है? सेट इज एन अनऑर्डर्ड, वो दोनों ऑर्डर्ड था, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा एंड द आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स। करली मींस ये करली ब्रैकेट। अभी तक हम लोग क्या देखे थे? लिस्ट जो था वो स्क्वायर ब्रैकेट में था, टपल्स जो था वो किस में था? पैरेंथेसिस में, और ये जो सेट है वो करली ब्रैकेट में। ए सेट इज ए सिमिलर टू लिस्ट, सिमिलर लिस्ट के सिमिलर था, एक्सेप्ट दैट इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वंस क्रिएटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट कैन नॉट बी चेंज्ड, मींस क्या है? लिस्ट जो है सेट जो है लिस्ट के सिमिलर है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस यही है कि इसमें डुप्लीकेट आइटम नहीं हो सकता है, एक एंट्री डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसका भी वही प्रॉपर्टीज है, वंस क्रिएटेड जिसका टपल में था, एलिमेंट्स ऑफ सेट में चेंज। अब देखते हैं हम लोग सेट 1 10 20 3.14 न्यू दिल्ली, ये 4 एलिमेंट इसमें पास हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रिंट टाइप सेट 1, ठीक है। ये हम लोग देखे हैं, ये प्रोग्राम में यूज किया गया है। ये क्या है? ये ऐसा हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग पता कर सकते हैं टाइप ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, टाइप कीवर्ड के थ्रू। तो ये सेट है। अब प्रिंट सेट 1 अगर करते हैं तो ये प्रिंट होगा डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन सेट। या ध्यान दीजिए अच्छे से, ठीक है। 10 20 3.14 न्यू दिल्ली, ठीक, 10 20 3.14 न्यू दिल्ली। इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट आर नॉट इन सेट, ठीक है। आगे देखते हैं, समझ में आएगा और अच्छे से देखिए ध्यान से। यस, ये भी सेट है, सेट 2, ठीक है, वो था सेट 1, ठीक है। ये ध्यान से थोड़ा सा उसको छोटा कर दे रहे हैं, शायद आपको सही से दिखाई पड़े। अभी देखिए ध्यान से, ये सेट 1 था। सेट 1 में क्या क्या एलिमेंट पास किए हैं? 10 20 3.14 न्यू दिल्ली, ठीक है। सेट 2 में क्या क्या एलिमेंट पास किए हैं? देखिए 1 2 1 3। यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट रिपीट हो रहा है, देखिए 1 2 बार है ना। लेकिन जब ये प्रिंट करेगा, ये क्या प्रिंट कर रहा है? 1 2 3। ये जो एक 1 है इसको ये क्या कर दिया? ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर दिया। मतलब सेट का खूबी है, सेट डुप्लीकेट एंट्रीज को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। बाकी सब चीज इसका लिस्ट से मेल खाता है, लेकिन एक चीज और है, इसमें भी वही चीज है जो टपल में था। टपल में क्या था? इट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन के बाद टपल को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी तरह सेट को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और सेट का एक फैसिलिटी क्या है? सेट में डुप्लीकेट एंट्री नहीं जाता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि वो ऐसे दे दे, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 3, अब बोले कि इसका आउटपुट लिखिएगा तो आउटपुट में वो ये भी दे देगा, आउटपुट में वो 1 2 3 4 दे देगा, एक 3 को गायब भी कर दे, तो बोलेगा इसमें कौन सा सही है। तो आपको अगर पता होगा सेट का कॉन्सेप्ट सही से अगर पता होगा तो आप इसको बना पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ज्ञान सेतु क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर फीडबैक दीजिएगा और हमसे जुड़िए जहां तक हो सके, ठीक है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और आगे इससे और बेहतर क्लास आएगा। हम अपने आप को और इम्प्रूव कर रहे हैं, इससे एकदम इस बात का हम गारंटी लेते हैं इससे बेहतर क्लास होगा। हो सकता है इस क्लास में कुछ कमी होगा तो कोई बात नहीं, इसके बाद हम और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड टेक केयर।